वेलकम टू स्टडी लाइफ। एससीईआरटी आधारित कक्षा छठी की विज्ञान पुस्तक के अन्य चैप्टरों में आपका स्वागत है। कक्षा छठी के विज्ञान पुस्तक के जो बचे हुए चैप्टर है उसकी पढ़ाई हम लोग आज करेंगे। तो उसमें पहला चैप्टर है पृथक्करण, अध्याय 5। पृथक्करण मीन्स होता है किसी भी चीज को अलग करना। तो कोई भी चीज जो है हम लोग वस्तु जो है उपयोग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध ही हो, उसमें अशुद्धियां भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चावल लिए हुए हैं और चावल लिए हैं तो उसमें कंकड़ भी होता है, तो बनाने से पहले हम लोग उसको कंकड़ को अलग करते हैं। या गेहूं की फसल उगाते हैं हम लोग, तो गेहूं में क्या होता है उसको दाना से उसके डंठल और भूसी को भी अलग करते हैं। तो ये सब करने के लिए जो भी प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में इस पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसे ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए चुनना, चालना तथा उसाना विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चावल है, वो भी ठोस पदार्थ है और उसमें कंकड़ मिला होता है, तो वो भी एक ठोसी पदार्थ है। तो उन लोग को अलग करने के लिए जो हम लोग विधि करते हैं वो चुनना होता है, जैसे हैंड पिकिंग वगैरह होता है वो हो गया। सीविंग होता है, चालते हैं। और उसाना, जैसे उसाना में क्या होता है, दोनों ठोस पदार्थ होते हैं, तो एक भारी हो पदार्थ होता है और एक हल्का होता है। तो जब हवा चलती है और उसको हम लेके उसाते हैं तो हल्की जो पदार्थ होती है वो जाकर दूर में गिरता है, जिससे वो उससे अलग हो जाता है। फिर है पदार्थ के जल में बैठने की प्रक्रिया को थिराना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक द्रव है, द्रव में कुछ जो है मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए पानी में कीचड़ ही मिला हुआ है। तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पानी को किसी डब्बे में या कुछ में डाल देंगे और छोड़ देते हैं। तो वो धीरे 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 आके मिट्टी जो है, जो कचरा है वो नीचे बैठ जाता है और उसी को थिराना कहते हैं। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल को अलग करना निथारना कहलाता है। तो मान लीजिए कि किसी हम ऐसे पानी को लिए हैं जिसमें कीचड़ मिला हुआ है, तो उसको एक बार हम थिराने के लिए छोड़ दिए, तो थिराया तो उसका जो भी उसमें सॉलिड पार्टिकल या अनवांटेड चीजें वो नीचे बैठ जाता है छोड़ने के बाद में। तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस पानी को फिर हम लोग जल को अलग करते हैं, तो वो निथारना विधि कहलाता है। अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है अलग अलग पदार्थों के पहचानने के लिए उपयोगी विधि है। इसमें किसी भी पदार्थ की थोड़ी सी भी मात्रा हो तो उसको हम लोग अलग करते हैं। इस विधि का प्रयोग मतलब क्रोमेटोग्राफी विधि का जो है मिश्रण की कम मात्रा होने पर करते हैं, और इसका उपयोग स्याही के अलग अलग रंगों का पता लगाने में, पौधे से दवाई को प्राप्त करने में, फूलों के रंग की जांच करने में और मिलावट की जांच करने में करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े का रंग अलग अलग चिन्ह देते हैं। अगला पाठ है विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जो अध्याय 6 है। विभिन्न पदार्थ के पदार्थ, तो हमारे चारों तरफ जो है पदार्थ जो हम लोग अपनी नजर भराते हैं तो वो एक तरह के नहीं होते हैं। कोई ठोस होते हैं, कोई द्रव्य होते हैं और कोई गैस होते हैं। तो सबके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई भी दो पदार्थ को हम लोग देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लोग एक सदस्य ही हो। तो इस पाठ में उसी के बाद में कुछ इंट्रोडक्टरी नॉलेज दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इस प्रकार है। गर्म करने पर किसी घोल में घुल्य पदार्थ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास पानी, ठंडा पानी लेते हैं, उसमें हम लोग चीनी घोलते हैं। उसका जो दर होता है घुलने की क्षमता, मतलब कितना वो जल्दी घुलता है, वो कितना घुल पाता है। और एक गर्म पानी लेते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि गर्म पानी में वो जल्दी हो जाता है, तो वही घुलने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के पदार्थ के बारे में भी पढ़ना है, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी, जिसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट भी कहते हैं। पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, अपारदर्शी मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, और परभासी मीन्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में जनरली हम लोग सब लोग जानते ही नहीं है। पारदर्शी मीन्स जिससे होकर हम लोग वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं, तो उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। और ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए लकड़ी का गत्ता होता है या कार्डबोर्ड हो गया, उससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो जैसे
बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिससे हम लोग देख पाते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है जो बहुत पतला है, उससे हम किसी चीज को देखते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है लेकिन पूर्णतः दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट जिससे होकर पदार्थों को देखने पे अस्पष्ट हमें दिखाई देती है या धुंधली दिखाई देती है, उसे परभासी कहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है पेड़ पौधे की दुनिया। इस पाठ में पेड़ पौधे के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और डीप नॉलेज नहीं है, पर एक इंट्रोडक्टरी जो है नॉलेज दिया गया है जो आगे की कक्षाओं में पढ़ने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण नॉलेज देता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाख कहते हैं। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती हैं और जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है उसे झाड़ी कहते हैं। जिन पौधों का तना सख्त, भूरी छाल वाला, मोटा होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में हम लोग हर्ब्स ऑफ और ट्री भी कहते हैं। वृक्ष में तो पता है जैसे मैंगो ट्री वगैरह हो गया, वो सब होते हैं। तो इसमें बस एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज दिया गया है, वो परीक्षा में वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट से क्वेश्चन आने ही है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहते हैं। उसके बाद है, किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती हैं, ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहेंगे। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहते हैं। किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती है, ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती हैं, जिसे गुच्छेदार जमावट कहते हैं। पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, जड़ दो प्रकार के होते हैं, मुसला जड़ और झकड़ा जड़। तो मुसला जड़ में क्या होता है, जिसमें एक मुख्य जड़ से कई सहायक जड़ निकले रहते हैं। झकड़ा जड़, जिसे रेशेदार जड़ भी हम लोग कहते हैं, जिसमें सभी जड़ एक ही स्थान से निकले रहते हैं और कोई मुख्य जड़ नहीं होता। तो कार्य क्या होता है, जड़ और तना का कार्य दिया गया है। तो जड़ का कार्य होता है, मिट्टी को जकड़ कर पौधे को खड़ा रखता है, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है, मिट्टी का कटाव रोकता है और भोजन संग्रहण, मतलब बहुत सारे जड़ के रूप में भी हम लोग पौधे के भाग को खाते हैं, तो वही भोजन संग्रहण है। तना पौधे को आकृति प्रदान करता है, जल खनिज लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग होता है और भोजन संग्रहण के रूप में भी इसका कार्य होता है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा होता है तो यह सिरा विन्यास चालिका सिरा विन्यास कहलाता है। कुछ में यह समानांतर होता है, जिसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों से जल की बूंदें जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये जो पॉइंट वाष्पोत्सर्जन वाला है, बीपीएससी ट्री 1 में प्राइमरी में पीआरटी में इस पे आधारित जो है प्रश्न आए हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री मक्का, द्विबीजपत्री जिसका उदाहरण सेम है। तो बीज पत्र जो है, जैसे कि हम लोग क्या होता है, सबसे पहले यहाँ बात समझनी होगी। अगर डिफरेंट टाइप के हम लोग बीज लेते हैं तो एक ऐसा बीज होता है जिसको तोड़ते हैं तो वो बीज से टूट जाता है, मतलब दो भाग में नहीं बढ़ता है। लेकिन जैसे मान लीजिए चना दाल का लेते हैं तो हम तोड़ते हैं तो बीज से अपने आप दो भाग में हो जाता है, या सेम का बीज हो गया। लेकिन अगर हम धान ये चावल का दाना लेते हैं तो वो एक ही पार्ट में रहता है, उसको बीज से उसमें डिवाइडेड नहीं रहता है, तो उसको एक बीजपत्री बोलते हैं चावल वाले को, और द्विबीजपत्री मतलब दो भाग में पड़ जाते हैं वो दो दाने में, तो वो द्विबीजपत्री होते हैं। और बीज का जो बीज पत्र होता है वो बीज का बीज पत्र जो है शिशु पौधे को पोषित करता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। रिक्त स्थान है सबसे पहले, तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़, जिसे झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है। पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। झकड़ा जड़ का दूसरा नाम रेशेदार जड़ है। जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। फिर आगे है एमसीक्यू है, आम है एक वृक्ष है। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है, तो भोजन बनाने के लिए करती है। जल की बूंदे पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे एक बीजपत्री हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, फूलों से जान पहचान। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक फूल बना हुआ है जिसके 4 पार्ट्स है, पुंकेसर, पंखुड़ी, स्त्री केसर और अंकुड़ी। और उसके नीचे वाले भाग को हम लोग पुष्पासन के रूप में देख रहे हैं। फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसमें फूल में 4 अंग होते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ी और अंकुड़ी। और वो चारों जो है एक डंठल पे जुड़े रहते हैं, तो उस डंठल को हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। प्रत्येक फूल के अंग के घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। पंखुड़ी के घेरे को दल और अंकुड़ी के घेरे को बाह्यदल कहते हैं। पुंकेसर के समूह को पुमंग तथा स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है पुष्प का, और स्त्री केसर जो है वो मादा भाग होता है। यहाँ पे पुष्पासन के साथ जो है स्त्री केसर का एक चित्र है जिसके ऊपरी भाग जो है वर्तिकाग्र कहलाता है, और जो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके वर्तिका कहते हैं। नीचे का गोल ऐसा स्ट्रक्चर है उसको अंडाशय कहते हैं, और नीचे जो डंठल नुमा स्ट्रक्चर है उसको पुष्पासन कहते हैं। पुंकेसर फूल का नर भाग तथा स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है। पूर्ण फूल फ्रेंड जैसे वह फूल जिसमें पुंकेसर, स्त्री केसर, अंकुड़ी और पंखुड़ी ये चारों भाग जो है वो उपस्थित होंगे तो वो जो है पूर्ण फूल होगा, और इन चारों में से अगर एक भी अनुपस्थित होगा तो वे अपूर्ण फूल होता है। एक लिंगी फूल वो होता है ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही हो, उसे हम लोग एक लिंगी फूल कहते हैं। नर फूल में सिर्फ पुंकेसर होता है, मादा फूल में सिर्फ स्त्री केसर होता है। द्विलिंगी फूल में उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। अलिंगी फूल वैसे फूल होते हैं जिसमें ना स्त्री केसर होता है ना पुंकेसर होता है। मतलब होता है कोई नहीं, तो ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे उसमें ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। अब प्रश्न उत्तर है जो एमसीक्यू के रूप में है। फूल का नर भाग है अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो जैसे कि पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि फूल के नर भाग को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। फूल का मादा भाग है पुंकेसर, स्त्री केसर, अंकुड़ी और पंखुड़ी, तो इसका उत्तर स्त्री केसर है। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, कहलाते हैं नर फूल, मादा फूल, अलिंगी फूल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि पुंकेसर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसको नर फूल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग द्विलिंगी फूल बोलते हैं। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जिसमें स्त्री केसर, पुंकेसर, अंकुड़ी और पंखुड़ी ये चारों भाग उपस्थित हो तो वो पूर्ण फूल होता है, तो इसका उत्तर 4 होगा। अब है सही और गलत, तो निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाए। सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण फूल होते हैं, ये तो गलत है। सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं, ये सही है। फूलों की अंकुड़ियां आपस में जुड़ी हूं तो पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होती हैं, ये सही है। अब अध्याय 9 है जंतुओं में गति। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में जो भी बोन जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसमें गति होती है, वो मुड़ते हैं, इसी कारण हम लोग अपने काम को कर पाते हैं। अगर नहीं मुड़ते तो हम लोग को झुकना, बैठना, उठना, ये जो भी एक्टिविटी होता है वो लोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। जंतुओं में गति, शरीर के अंग जहां पर मुड़ते हैं उसे संधि या जोड़ कहते हैं। कंदुक खलिका जिसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं वो पाया जाता है। इसमें एक क्या होता है, जैसे कटोरी जैसे उसमें कोई गेंद के रूप में फिट होता है, वैसे ही जो है हमारा जो कंधे जो शोल्डर बोन होते हैं और हाथ का जो है वो दोनों हड्डी जो है उसी रूप में जुड़े रहते हैं, और इसे ही हम लोग
वो जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। और इस ज्वाइंट का एक खासियत रहती है कि चारों तरफ वो मुड़ सकता है, मतलब हम अपने हाथ को उठाते हैं और जब एक्सरसाइज करते हैं तो आगे पीछे गोल राउंड घूम जाता है। तो यही जो है कंदुकखली जो है संधि होता है। केवनी एवं घुटनों में हिंज ज्वाइंट जिसे कब्जा संधि कहते हैं वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आगे पीछे करके, मतलब चारों दिशा में उन्हें घूमता है, सिर्फ आगे पीछे हम उसमें कर सकते हैं। गर्दन या सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं, आगे पीछे या दाएं बाएं होता है इसमें। खोपड़ी में अचल संधि होता है, खोपड़ी में अचल संधि होता है और ऊपरी जबड़ा में भी अचल होता है। हम लोग देखते हैं कि नीचे का जबड़ा जो है आगे पीछे होता है, पर ऊपर का जबड़ा जो है वो स्थिर रहता है। पेशियां अस्थियों से टेंडोन कंडरा से जुड़ी होती है और दो अस्थियां आपस में लिगामेंट स्नायु से जुड़ी होते हैं। कंधे के अस्थियों को अंश एवं कमर के अस्थियों को श्रेणी अस्थियां हम लोग बोलते हैं। टेंडन और लिगामेंट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, जैसे कि बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल्स जो है वो टेंडन होता है। तो बीएमटी कर सकते हैं उसको, बोन मसल्स टेंडन, ठीक है। और बीबीएल, बीबीएल और बीएमटी कर देंगे तो हम लोग को याद रहेगा। ऐसे हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे बीएमटी मतलब बोन मसल्स टेंडन हो गया और उसके बाद बीबीएल कर देंगे तो बोन बोन लिगामेंट हो गया। तो इस तरह के से हम लोग ट्रिक के द्वारा उसको हम लोग याद कर सकते हैं। अब इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो एक एमसीक्यू है, संधि, जोड़, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संधि या जोड़ दोनों बोलते हैं, तो इसका उत्तर तीसरा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? तो वो कंकाल तंत्र, जिसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, वो होता है। इस अध्याय में दोस्तों हम लोग और भी पॉइंट जो पढ़ने हैं वो है कि जैसे कैसे कोई जीव जंतु जो है वो चलते हैं। जैसे कि मछली का ही शरीर लेते हैं तो मछली का जो शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है और उस रूप में उसको गति करने में उसके जो ये पंख होते हैं वो उसको, और उसका शरीर का जो बनावट होता है वो मदद करता है। और सर्प का भी होता है, सर्प अपने शरीर के दोनों एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। फिर तिलचट्टा के बारे में भी पढ़ना है इस पार्ट में कि वो कैसे गति करते हैं। तो तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोस्केलेटन जो है किसमें पाया जाता है? वो जो है कॉकरोच में पाया जाता है। तो वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केंचुओं में गति की शरीर की पेशियों के बारी बारी से शिथिलन एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूप केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है और घोंघा पेशीय पात की सहायता से चलता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है जीव है जिसके बारे में बताया गया है कि वो चलते कैसे हैं। अब हम लोग प्रश्न उत्तर पे आते हैं। तो प्रश्न उत्तर की चर्चा हम इस पाठ तक करेंगे। तो जो एमसीक्यू फॉर्म में है, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग है। तो पहला प्रश्न है, शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? संधि, जोड़, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा संधि और जोड़। तो चूंकि दोनों कहते हैं तो एक एवं दो तीसरा। शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? तो कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर कंकाल तंत्र होगा। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि कैसी होती है? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसे हम लोग अचल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? तो इसका उत्तर होगा पक्षी। पक्षियों का जो बोन होता है वो उसमें खोखली होती है और हवा भरा रहता है और वो उसको हवा में उसको जो है वो पक्षी को उड़ने में मदद भी करता है। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो इसका उत्तर जो है तीसरा होगा, केचुआ होगा। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संध्या शरीर की डैश में सहायता करती हैं। तो अस्थियों की संध्या शरीर की गति में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाती है, तो कंकाल तंत्र बनाती है। उपास्थि क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कार्टिलेज भी हम कहते हैं। हम लोग कान के पास देखते हैं एक बोन से जो है वो
थोड़ा लचीला स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम लोग कार्टिलेज में कहते हैं। तो ये बोन और कार्टिलेज जो है दोनों मिलके है संयुक्त रूप से हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं कि उन्हीं की अस्थियां डैश द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो वहां हिंज ज्वाइंट जिसे हम कब्जा संधि बोलते हैं उससे जुड़ी रहती है। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती है। तो मांसपेशियों के संकुचन से जो है गति करते समय अस्थियां खींचती है। अब निम्न कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य को इंगित कीजिए। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि सब लोग में डिफरेंट होती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, भी रॉन्ग होगा क्योंकि देखते हैं हम लोग कान पासी वो जो है बोन के अकॉर्डिंग कार्टिलेज जो होती हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होती हैं। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। तो ये भी गलत है क्योंकि फिंगर्स के जो बोन होते हैं वो तो मुड़ते हैं, तो बिना संधि या जोड़ के वो मुड़े कैसे? तो ये जो है गलत है। अग्र भुजा में 2 अस्थियां होती हैं। तो ये सही है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो ये भी सही है क्योंकि एक्सोस्केलेटन जो है वो उसमें तिलचट्टा में पाया जाता है। उसमें अंदर में कोई हड्डी नहीं होता। उसका जो स्केलेटन सिस्टम होता है एक्सोस्केलेटन वो हार्ड जो सरफेस होता है वो बाहरी होता है। मैच द फॉलोइंग है। ऊपरी जबड़ा तो एक अचल संधि है। मछली उसका शरीर जो है धारा रेखीय होता है जिसको स्ट्रीमलाइन बॉडी भी बोलते हैं। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है और तिलचट्टा बाह्य कंकालन होता है। तो इसके इम्पोर्टेंट लाइन्स भी इस चैप्टर कुछ इम्पोर्टेंट लाइन भी है। तो यह है अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाता है। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। उसके बाद है पॉइंट मानव कंकाल खोपड़ी मेरुदंड पसलियों वक्ष की अस्थि कंधे तथा श्रेणी मेखला और हाथ एवं पांव की अस्थियों से बना रहता है। पेशियों के जोड़ के एकांतरण क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। उसके बाद पक्षियों की दृढ़ पेशियां हल्की और अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। अब चैप्टर 10 है सजीव और निर्जीव। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई लाइन नहीं है, बस इसमें 2 ही पॉइंट है। पत्तियां कैसे वायु को अंदर लेती हैं? तो वो रंध्रों के द्वारा लेती हैं, जैसे स्टोमाटा होता है। सजीवों के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो श्वसन, वृद्धि, उद्दीपन उद्दीपन है, प्रजनन, उत्सर्जन इत्यादि होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर 11 है सजीवों में अनुकूलन। इस चैप्टर में है इंपॉर्टेंट लाइन जो है इस प्रकार है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचना होती है। ऐसे विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के पौधे शंक्वाकार होते हैं। क्यों शंक्वाकार होते हैं? क्योंकि वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर होने से जब उस पर बर्फ पड़ता है तो आपरूपी जो है वो नीचे गिर जाते हैं और पेड़ों पे जो है भार नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है मछलियों का आकार धारा रेखीय या नौकाकार होता है और ये आकृति उसे पानी में तैरने में सहायता करती है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी जंतुओं में गिल गलफड़े नहीं होते हैं और हम लोग देखते हैं कि डॉल्फिन जो होता है वो बार बार ऊपर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो सांस लेने के लिए उन्हें ऊपर आना पड़ता है। मेढक के पिछले पैर झिल्ली युक्त होते हैं जो तैरने में उनको मदद करते हैं। ऊंट के कुबर में भोजन चर्बी के रूप में जमा रहता है जो बुरे वक्त में काम आता है और वहां पे पानी भी रिस्टोर करके रखते हैं वो लोग, जिससे रेगिस्तान में वो ऊंट जो है बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है बिना पानी के। मछली के सल्क उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके पूंछ एवं पस जल में दिशा परिवर्तन करने एवं संतुलन में मदद करते हैं। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहां से उसे भोजन वायु शरण स्थल एवं आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसकी, उसे हम लोग वास स्थान कहते हैं। अस्थायी अनुकूलन को पर्यानुकूलन कहते हैं। मतलब मान लीजिए किसी आप दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और वहां के वातावरण के अनुसार आप एडजस्ट करते हैं तो वो अनुकूलन जो है थोड़े समय के लिए होते हैं। तो वो जो होते हैं उसे हम लोग पर्यानुकूलन कहते हैं। अब अध्याय 14 है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। सेल के 2 सिरे होते हैं जिसे ध्रुव भी कहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग भी बोलते हैं। ऋण ध्रुव और धन ध्रुव भी जिसे हिंदी में बोला जाता है। सेल के एक ध्रुव से तार द्वारा बल्ब और स्विच से होकर दूसरे ध्रुव तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इसे परिपथ का पूरा होना कहते हैं। बल्ब का आविष्कार
थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। अब अध्याय 15 है चुंबक। तो लोडस्टोन लोहे का ही एक रूप होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से चुंबकीय गुण होता है। दिक्सूचक यंत्र से दिशा का पता लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, और वो वहीं पे चुंबक जाके स्थिर होता है। तो वही चुंबकीय सुई लगा रहता है दिक्सूचक यंत्र में, और जिससे भी हम लोग उसके डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जैसे पहले नाविक जाते थे तो उन लोग को डायरेक्शन के लिए वो दिक्सूचक यंत्र को ले जाते थे, अभी भी ले जाते हैं, और उससे पता चलता है कि किस डायरेक्शन में वो लोग हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर तथा दक्षिण। असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। जैसे कि मान लीजिए चुंबक का है, तो उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को जब हम लोग पास लाते हैं तो क्या होगा, वो समान है तो क्या होगा, वो विकर्षित होंगे, और अगर डिफरेंट होगा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से, उसमें आकर्षण होगा। चुंबक से आकर्षित होने वाले पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा है, हम चुंबक के नजदीक ले जाते हैं तो वो उसमें जाके चिपक जाता है, तो लोहा क्या हुआ, एक चुंबकीय पदार्थ होगा। लेकिन अगर हम चुंबक में प्लास्टिक को सटाते हैं तो प्लास्टिक नहीं सटता है चुंबक में, तो वो जो है अचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब अध्याय 16 है। अध्याय 16 जल। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से घिरा है। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 97.5% खारा जल है, जो समुद्र में पाया जाता है। स्वच्छ व मीठा जल मात्र 2.5% है, जिसमें मानव एवं जीव जंतु के लिए उपयोग के लिए 0.003% ही है। और इसमें 2 पॉइंट है, वाष्पन एवं संघनन। तो वाष्पन क्या होता है कि जैसे जल को हम लोग वो वाष्प के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे किसी भी पानी को लेके हम गर्म करते हैं तो जल वाष्प बनता है, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्पन बोलेंगे। और वही जल वाष्प जो है वो ठंडे होकर जल के बूंदों में फिर से परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को हम लोग संघनन बोलते हैं। तो बस 2 ही पॉइंट है इसमें, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में नहीं है। अब है चैप्टर 17 वायु। वायु गैसों का मिश्रण होता है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। और एक पॉइंट ये भी है, चूना जल दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायु का लगभग 4/5वां भाग होती है। नाक के बाल एवं श्लेष्मा नामक की पतली झिल्ली धूल कणों को रोकती है। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, शेष 1% में CO2 एवं अन्य गैसें होती हैं। वायु में जल वाष्प एवं धूल कण भी होते हैं। अब चैप्टर 18 है ठोस कचरा प्रबंधन। हरे रंग का कचरा का डब्बा, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, सड़ने गलने वाली जो डिकम्पोज हो सकती है। और नीले रंग का जो कचरा का डब्बा होता है उसमें नहीं सड़ने वाला, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसमें डालते हैं। अब जैव विघटनीय पदार्थ, जिनका विघटन आसानी से हो जाता है उसे जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। और जैव अविघटनीय पदार्थ, जिनका विघटन प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता है, जैसे कि या लंबे समय, प्लास्टिक हो गया। जैव अविघटनीय पदार्थ, जिनका विघटन प्राकृतिक तरीके से नहीं होता या लंबे समय में होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया। अब 4R है, हम लोग जो है पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो है 4R जो है किस कंसेप्ट पे काम करते हैं। इसमें 4R में क्या होता है, रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। रिफ्यूज मीन्स ऐसे पदार्थ जो सड़ते गलते नहीं है, अर्थात जैव अविघटनीय पदार्थ है, उनको हम लोग यूज करने से मना करें, रिफ्यूज करें कि हम लोग यूज नहीं करेंगे। रिड्यूस मीन्स अगर बहुत जरूरी भी है और उपयोग भी करते हैं तो जितना हो सके कम उपयोग करें। रीयूज, तो मान लीजिए उसको पुनः दोबारा यूज करने की कंसेप्ट बल दे। जैसे मान लीजिए एक छोटा डब्बा में ही कुछ पैक होके आता है प्लास्टिक में, या फिर हम लोग ब्रश होल्डर वगैरह बनाना है तो उसी डब्बे को हम ब्रश होल्डर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, दूसरा हम लोग होल्डर ना खरीदें। रिसाइकल, उसको जो है दूसरे रूप में फिर से हम लोग रिसाइकल करके यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, केचुओं की सहायता से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हम लोग को पता है कि केचुआ जो है उसको किसान का मित्र भी बोला जाता है, और वो खाद बनाने में बहुत सहायक होते हैं, और उस खाद को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।